हेलो स्टूडेंट, मैं एम सर और आप सभी को फिर से एक बार एम सर स्टडी सेंटर में स्वागत है। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों का क्लास 10th का JCRT मॉडल सेट जो जारी किया गया है, साइंस सब्जेक्ट का सेट 3 को लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग आज सेक्शन ए और सेक्शन बी जो है वो दोनों को सॉल्व करेंगे। तो आइए लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को जो जनरल इंस्ट्रक्शन दिया रहता है ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, सभी सेटों में दिया हुआ है। ये क्लास 10 का विषय विज्ञान का 40 मार्क का रहता है और उसमें आपको 1.5 घंटा समय मिलेगा। तो जो भी इंस्ट्रक्शन है इसके पहले हम लोग वर्णन कर चुके हैं, तो चलिए इसको और दोबारा नहीं दोहराते हुए, लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विभवांतर का SI मात्रक क्या है। एक उपकरण का नाम बताइए जो चालक के टर्मिनल के बीच विभवांतर को बनाए रखने में मदद करता है। तो इसका आंसर इस प्रकार हम लोग लिखेंगे कि विभवांतर का SI मात्रक जो है वो वोल्ट है। उस उपकरण का नाम क्या है? बैटरी है, जो चालक के टर्मिनल के बीच विभवांतर को बनाए रखता है। तो उसका जो नाम है वो बैटरी है। इसका सीधा आंसर बैटरी है। तो इस प्रकार हम लोग 1 नंबर का सही आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि एमीटर का प्रयोग कौन सी भौतिक राशि मापने में की जाती है, इसे विद्युत परिपथ में किस तरह संयोजित किया जाता है। 2 क्वेश्चन है। पहला, एमीटर का प्रयोग किस भौतिक राशि को मापने के लिए किया जाता है, और फिर जो एमीटर है इसको किस प्रकार संयोजित किया जाता है। इसका आंसर हम लोग इस प्रकार लिखेंगे 2 नंबर का कि एमीटर का प्रयोग विद्युत धारा मापने में की जाती है। इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में, किस क्रम में? श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। और वोल्ट मीटर को हम लोग जानते हैं पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। तो आंसर हो गया 2 नंबर का। इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इस प्रकार पूछा गया है कि सोल्डर जो एक मिश्र धातु है, सोल्डर क्या है? एक मिश्र धातु है, वो किन किन धातुओं से मिलकर बना होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हम लोग इस प्रकार लिखेंगे कि सोल्डर जो एक मिश्र धातु है वो टीन, क्या? टीन है। टीन जिसका संकेत SN होता है और लेड जिसका संकेत PB होता है, दोनों धातुओं से मिलकर बना है, इसलिए से क्या है? मिश्र धातु कहते हैं। तो इसका आंसर हो गया टीन और लेड यानी PB। आप क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से यौगिक समजातीय श्रेणी के होंगे। इसमें दिया गया है CH4, C2H4, C2H6, C2H2। ये जो दिया गया है इसमें समजातीय श्रेणी के बारे में पूछा गया कि कौन कौन सा समजातीय श्रेणी में आएगा। तो इसके पहले हम लोग समजातीय श्रेणी के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इसका आंसर हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं 4 नंबर का कि C2H4 जो मीथेन है और C2H6 जो ईथेन है, ये समजातीय श्रेणी में आता है। इसका कारण इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। C2H4 जो है ये एल्केन ग्रुप में आता है और C2H6 दोनों ये भी एल्केन ग्रुप में आता है। दोनों एल्केन ग्रुप में आने के कारण ये समजातीय श्रेणी में आता है। तो इसका डिटेल्स अध्ययन के लिए आप लोग दूसरा वीडियो देख सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग आसानी से आंसर निकल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि स्त्री और पुरुषों में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र कौन कौन से हैं। यानी यह पूछ रहा है कि स्त्री और पुरुषों में कौन कौन सा लिंग जो गुणसूत्र होता है एलोसोम, वो कौन कौन सा है। हम लोग आंसर इस प्रकार लिखेंगे 5 नंबर का कि स्त्रियों में XX और पुरुषों में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। एकदम सिंपल है, याद रखिएगा। आप क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि परितंत्र के अजैव घटक मतलब एबायोटिक कंपोनेंट जो सजीव नहीं होता है, उन घटकों का नाम आपको लिखने के लिए कहा गया है। इसका आंसर इस प्रकार लिख दीजिएगा 6 नंबर में कि जल जो है, प्रकाश, विकिरण, ताप, आर्द्रता, ये क्या है? सब मिट्टी, वायु, ये सब अजैव घटक है किसी भी परितंत्र का, यानी ये सजीव नहीं होता है। जबकि हरा पौधा हुआ, मांसाहारी, शाकाहारी सब जीव क्या है? वो जैविक घटक होता है। तो इस प्रकार ये होता है अजैविक घटक परितंत्र का। इस सेक्शन का अंतिम प्रश्न इस प्रकार है कि प्रत्येक कोशीय स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ का कितना प्रतिशत अगले स्तर तक पहुंचता है। यानी इसमें यह पूछ रहा है कि जैसे कोशीय स्तर में हरे पौधा को खाया कीट को खाया मेढक को सांप खाया, इस प्रकार जो एक स्तर से और अगले स्तर में पहुंचता है, कोई भी एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो कितना प्रतिशत एनर्जी जो है, ऊर्जा जो है प्रभाव होता है, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका आंसर एकदम सिंपल लिख लीजिएगा। प्रत्येक कोशीय स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ जो है उसका 10%, कितना प्रतिशत? 10% अगले स्तर तक पहुंचता है। तो इसका सही आंसर हो गया 10%। क्वेश्चन नंबर 8 जो सेक्शन बी का है, अब आ गया हम लोग सेक्शन
बी का 8 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिखाए गए तारों, दो तार दिया गया है पी और क्यू, ये दोनों तार में किसका प्रतिरोध अधिक और क्यों। तो देखिए ये जो पी तार है और ये जो क्यू तार है, इसमें देखिए कि पी तार का जो ये क्षेत्रफल है ये अधिक है और ये क्षेत्रफल कम है क्यू तार का। तो हम लोग इसके पहले एक बैंक वाला जो गेट के बारे में हम लोग पूरा वर्णन किए थे, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। उसमें क्या है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या जितना अधिक होगा उसका रेजिस्टेंस जो होगा, प्रतिरोध हो क्या होगा, घट जाएगा। और यहाँ देखिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बहुत कम है, जिसके कारण इसमें रेजिस्टेंस पावर, प्रतिरोधक जो होता है प्रतिरोध, वो अधिक होगा। तो इस प्रकार हम लोग आंसर लिख सकते हैं। तो इसमें क्यू का प्रतिरोध जो है वो अधिक होगा, और क्योंकि कारण दे दीजिए कि क्यू का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पी के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से कम है, इसीलिए क्या है रेजिस्टेंस जो होगा, प्रतिरोध जो होगा वो अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाइए। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक लिखे। आपको एसआई मात्रक लिखना है किसका, चुंबकीय क्षेत्र का। फिर जब एक चुंबकीय सुई को किसी धारावाही चालक के पास लाया जाता है तो विक्षेपित हो जाती है, क्यों, इसका कारण आपको लिखना है। तो इस प्रकार आंसर लिख सकते हैं आप। ये पहले लिख लेना है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक जो होता है वो टेस्ला होता है, एम्पियर मीटर होता है या वेबर होता है। तीनों में से आप कोई भी आप लिख सकते हैं, टेस्ला सबसे प्रचलित है, आप कोई भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था तो उसका आंसर इस प्रकार आप लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारावाहिक चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। इसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय सुई जो है वो विक्षेपित हो जाती है, यानी चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता जितना अधिक होगा, प्रवाहित चालक में प्रवाहित विद्युत धारा जो होगा उतना ही अधिक होगा। तो इसका आंसर इस प्रकार हम लोग 9 नंबर का लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं कि प्लाटिनम, सोना, चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है। ये एकदम आसान सा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, तो इसका आंसर हम लोग इस प्रकार लिख लेंगे। प्लाटिनम, सोना एवं चांदी जो है इसका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। अब क्योंकि क्या लिखना है, कारण क्या लिखना है। ये अत्यंत कम अभिक्रियाशील होता है, बहुत ही कम अभिक्रियाशील होता है, क्रिया होता ही नहीं है, लगभग धातु है कि अभिक्रियाशील धातु है, अत्यंत कम अभिक्रियाशील धातु है एवं आसानी से क्या हो, जंग नहीं लगता। यही कारण है कि प्लाटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। ये था 10 नंबर का ए। 10 नंबर का बी में ये पूछा गया है कि सबसे अधिक कठोर पदार्थ का नाम बताइए। प्राकृतिक कठोर पदार्थ का नाम बताना है, सबसे अधिक दुनिया में पाया जाने वाला। तो इसका आंसर क्या होगा कि बी नंबर में जो पूछा गया है हीरा। क्या है, हीरा सबसे अधिक कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। इसका आंसर आप लोग आराम से लिख सकते हैं, हीरा। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाइए कि निम्नलिखित यौगिकों का संरचना बनाइए। अब आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है। इसमें क्या क्या दिया है देख लीजिए। इसमें पहला दिया है मेथनॉल, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटिक अम्ल। ये तीनों का क्या करना है, आपको संरचना बनाना है, यानी उसका जब स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है वो बना के दिखाना है। तो देखिए 11 नंबर का ये में क्या था, मेथनॉल था। इसमें क्या कीजिएगा, हम लोग जानते हैं कि CH4 जो होता है वो मीथेन होता है, तो CH3 लीजिएगा और एक बॉन्ड के ऊपर अल्कोहल लगा दीजिएगा, OH। तो इसमें मीथेन के साथ जब अल्कोहल लग जाता है तो मिथेनॉल बन जाता है, एकदम सिंपल है। इसके बाद बी नंबर में आ जाइए। इसमें देखिए फॉर्मल्डिहाइड कहा है, तो इसको ये जो होता है C, दोनों H को कार्बन के दोनों ओर लगा दीजिए, उसके ऊपर O डबल बॉन्ड होता है उसमें लगा दीजिए। अब कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा भी हो गया, तो इस प्रकार बन जाता है फॉर्मल्डिहाइड। और जो पूछा गया है सी नंबर में एसिटिक अम्ल यानी एसिटिक एसिड, ये होता है CH3COOH। तो CH3 लगा दीजिएगा, एक कार्बन में 3 H और फिर लास्ट में C, और इधर आता है एसिटिक अम्ल जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का फंक्शनल ग्रुप होता है इसका। तो इस प्रकार हम लोग 11 नंबर का ए, बी और सी का आंसर लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, क्या होगा यदि हम पोषी स्तर के सभी युगों को समाप्त कर दें। इसमें कहा गया है कि एक पोषी स्तर है, उसमें अगर किसी एक स्तर का सभी जीवों को समाप्त कर दिया जाए तो क्या होगा परितंत्र में। यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें तो उसके अगले स्तर की जीव भी धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। नहीं समझ में आया। देखिए हम लोग जानते हैं कि हरे पौधा जो है उसको कौन खाता है, उसको खा लेता है कीट। कौन खा लेता है, कीट। और उस कीट को फिर खा लेता है कोई मेढक, फिर मेढक को खा लेता है सांप। अगर मान लेते हैं कि यहाँ जो है यहाँ सांप को ख़त्म कर देते हैं तो क्या होगा, तो उस सांप को ख़त्म करने से उसके नेक्स्ट जो होता है बाज,
वो क्या होगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अब सांप के खत्म होने से बाज खत्म हो गया और यहाँ मेंढक के संख्या में क्या होगा, बढ़ोतरी होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, परितंत्र जो होगा ये असंतुलित हो जाएगा। यही लिखा गया है। देखिए इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं, यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें तो उसका अगले स्तर के जीव भी धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। इसी प्रकार उन जीवों के एक पहले के स्तर, यानी जो जीव को हम खत्म किए उसके पहले के स्तर के जीवों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी और आहार श्रृंखला जो होगा वो संतुलन जो उसका होगा वो खराब हो जाएगा, यानी असंतुलित हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग 12 नंबर का आंसर लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाते हैं कि आप कचरा प्रबंधन की समस्या कम करने में क्या योगदान दे सकते हैं और किन्हीं 2 तरीकों का वर्णन कीजिए। मतलब आपको ये पूछा जा रहा है कि कचरा प्रबंधन जो होता है, कूड़ा जो होता है, इसका प्रबंधन के समस्या को दूर करने के लिए आप किन 2 तरीकों से अपने पर्यावरण को योगदान यानी परितंत्र को योगदान यानी अपने समाज को योगदान दे सकते हैं। तो उसका आंसर हम लोग इस प्रकार लिख लेंगे 13 नंबर का कि कचरा प्रबंधन की समस्या कम करने के लिए विभिन्न तरीकों का योगदान दे सकते हैं, जिसमें हम लोग 2 लिखे हैं, अजैव न्यूनीकरणीय। अजैव न्यूनीकरण जैसे प्लास्टिक जो सड़ता नहीं है, पदार्थों का उपयोग कम कर, ये क्या करेंगे हम लोग, बहुत घटा देंगे, कम करेंगे, जो हर संभव कोशिश करेंगे इसको कम करने का। 2 नंबर में क्या है कि अजैव निम्नकरणीय पदार्थ जैसे प्लास्टिक जो है इसका पुनःचक्रण करके, मतलब उसको फिर से रिसाइकलिंग करके फिर से उसको व्यवहार योग्य व्यवहार किया जा सके, इस प्रकार फिर से बना लेंगे। तो इस प्रकार हम लोग को कचरा से मुक्ति मिलेगी और फिर दोबारा हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग 13 नंबर का आंसर लिख लेंगे। अब हम इस वीडियो का अंतिम प्रश्न को लेकर आए हैं, जो सेक्शन बी का लास्ट है। एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण, कौन लक्षण, उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगले पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते हैं। मतलब यहाँ पूछा गया कि उपार्जित लक्षण जो है क्या वो वंशागत लक्षण होता है, मतलब वंश पीढ़ी व पीढ़ी आता है उपार्जित लक्षण। तो इसका आंसर किस प्रकार लिखेंगे, इसका आंसर एकदम सिंपल भाषा में हम लिखे हैं। देखिए, किसी जीव द्वारा उपार्जित लक्षण किसी भी प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ जीन या गुणसूत्र में नहीं पाया जाता है। मतलब उपार्जित लक्षण आपके पिता माता से नहीं आया है, वो जीन के थ्रू या गुणसूत्र के थ्रू नहीं आता है, इसलिए वो उपार्जित लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित अथवा वंशानुगत नहीं होता है। वो वंशानुगत होता ही नहीं है क्योंकि वो जीन द्वारा या गुणसूत्र द्वारा ट्रांसफर नहीं होता है। वास्तव में वही लक्षण स्थानांतरित होता है या वंशानुगत होता है। स्थानांतरित बोलिए, चाहे वंशानुगत हो चाहे स्थानांतरित हो, मतलब ट्रांसफर होता है वंशक्रम में। तो वो कब होगा, जब जीन अथवा गुणसूत्र आधारित होगा वो लक्षण। तो हम लोग उपार्जित लक्षण को वंशानुगत लक्षण या ट्रांसफर वाला लक्षण नहीं कह सकते हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित नहीं होता है, ये लक्षण किसी एक स्तर पर ही सीमित रहता है। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 14 तक यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी जो सेट 3 JCRT मॉडल सेट जो साइंस सब्जेक्ट का जारी किया गया है टर्मिनल 2 के लिए, उसका खत्म किए। उम्मीद है कि स्क्रीन रिकॉर्ड द्वारा ये किया गया ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। इस प्रकार लगातार वीडियो पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसके लिए आपको सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है ताकि जल्द से जल्द इस प्रकार के वीडियो आपके पास उपलब्ध हो। और शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आपका बहुमूल्य राय दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।